स्वागत है आप सभी का संकल्प परीक्षा पर। कल हमने वैगोत्स्की की थ्योरी को किया था। आगे मैंने कोलबर्ग की थ्योरी कराने के लिए आज के लिए बोला था, तो आज हम जो थ्योरी करने वाले हैं वो है कोलबर्ग की थ्योरी, जो कि सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है जिसको कि कोलबर्ग ने दिया था। ये सीटेट के एग्जाम में कई तरीके से पूछा जाता है, इसलिए ये डिटेल में मैं आपको पढ़ा दे रही हूँ और इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस भी करा दे रही हूँ, जिससे आप अपने एग्जाम में क्वेश्चंस को कर पाएं। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरी सभी वीडियो जो भी सीटेट से रिलेटेड हैं जो भी आएंगी वो आप तक पहुंच पाएंगी। और अगर आपको वीडियो आज की पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि कोलबर्ग ने जो नैतिकता का सिद्धांत दिया था वो कितने प्रकार के हैं, तो ये इनके जो लेवल हैं वो 3 हैं और जो इनके स्टेजेस हैं वो सभी लेवल में 2 स्टेजेस हैं। तो कोलबर्ग की जो थियोरी है वो सबसे पहले जो डिपेंड करती है वो है मोरालिटी पे। ये मैंने आपको कल भी बताया था और इससे रिलेटेड एक स्टोरी है जो कि बताई गई है हिंज के बारे में। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था हिंज। उसने क्या हुआ था कि उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई थी, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में थी और डॉक्टर ने उसे जो प्रिस्क्रिप्शन दिया दवा का, बोला कि आप ये ले आइए वरना आपकी बीवी को हम नहीं बचा पाएंगे। वो मेडिकल स्टोर पे जाता है और वो दवा लेने की बात करता है, लेकिन मेडिकल स्टोर जो उस दवा के बदले जितने पैसे मांगता है उतना उस व्यक्ति के पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो उसमें परेशान हो जाता है और दुकान वाला उसे दवा नहीं देता है। तो हिंज को ये समझ में आता है कि अगर मैं दवा लेकर नहीं जाऊंगा तो मेरी पत्नी मर जाएगी, तो इसलिए वो क्या करता है कि दवा को चुरा लेता है। तो दवा को जो चुरा लेना है उसके हिसाब से गलत नहीं है, उसके हिसाब से जो वो है राइट है। लेकिन अगर हम मोरालिटी के हिसाब से सोचते हैं तो चोरी करना गलत बात है, उस हिसाब से ये गलत है। लेकिन उस समय उस व्यक्ति को उसकी जरूरत थी तो उसने चोरी कर ली और उसे वो सही लगा, ये उसे लगा, ठीक है। तो वो किस स्टेज में है आगे चल के हम ये स्टेजेस पढ़ेंगे तो वो हमें समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो बात होती है वो मोरल रीजनिंग के बारे में बात होती है, मोरल रीजनिंग के बारे में, यानी कि जिसमें कि थिंकिंग प्रोसेस होता है, एक थिंकिंग प्रोसेस होता है, जिसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं अगर हम हिंदी में बताएं कि नैतिक तर्क, या फिर अगर कहीं भी मोरल डायलेमा की बात आती है, मोरल डायलेमा की बात आती है यानी कि दुविधा, तो वहां पे कोलबर्ग की यह थ्योरी काम आएगी। और अगर कहीं भी मोरल डायलेमा की बात होती है आपसे क्वेश्चन में, तो ये ट्रिक आप हमेशा यूज करिएगा कि वहां पे जो भी क्वेश्चन रिलेटेड होगा वो कोलबर्ग से रिलेटेड होगा, तो आप हमेशा उस चीज को चेक करके आंसर टिक करिएगा। तो सबसे पहले हम अगर सबसे पहला स्टेज देखते हैं, तो जो सबसे पहला लेवल है वो है लेवल 1, प्री कन्वेंशनल लेवल, यानी पूर्व परंपरागत स्तर, जो कि कब से कब तक का है, 4 से 10 साल के बीच में ये स्टेज होता है। जिसमें फर्स्ट स्टेज क्या है, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता, यानी कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है कि जो भी व्यक्ति होता है वो आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि उसे पनिशमेंट से बचना होता है। कोई भी बच्चा अपना होमवर्क इसलिए पूरा कर रहा होता है क्योंकि उसे टीचर से पनिशमेंट ना मिले। तो जो ये स्टेज होता है वो दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता यानी कि फर्स्ट स्टेज से होता है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। सेकेंड स्टेज क्या है, सेकेंड स्टेज है यांत्रिक सापेक्षित उन्मुखता यानी कि इंस्ट्रूमेंट रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, या फिर इसको इंडिविजुअलिज्म या फिर एक्सचेंज या पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन कहते हैं। यानी कि ये रिलेटेड होता है टिट फॉर टैट से, टिट फॉर टैट से, यानी कि जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, यानी कि आपने मेरे साथ गलत किया है तो मैं भी आपसे के साथ वैसा ही गलत करूंगा। आपने मेरी पीठ
पे धक्का मारा, मैं आपकी पीठ पे धक्का मारूंगा। ये कौन से एज की बात हो रही होती है? 4 से 10 साल के बीच की बात हो रही होती है। ये पहला स्टेज होता है प्री कन्वेंशनल लेवल, यानी कि पहला लेवल होता है जिसका ये सेकंड स्टेज है। तो आपसे क्वेश्चन जो सीटेट में पूछेगा वो स्टेज के हिसाब से पूछेगा कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन जो है वो कौन सा स्टेज है, तो आपको बताना होगा फर्स्ट स्टेज। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कोई भी व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, कोई भी चीज को किस पनिशमेंट से बचने के, यानी कि बच्चा इस काम को नहीं करेगा, वो उल्टा होके यहाँ से नहीं बैठेगा या जो भी नहीं करेगा, बच्चा क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो स्कूल में पनिशमेंट नहीं पाना चाहता है, इस वजह से। तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको फर्स्ट स्टेज टिक करेंगे। सेकंड लेवल कौन सा है? परंपरागत स्तर, यानी कि कन्वेंशनल लेवल, जो कि क्या कब से कब तक का है? तो 10 से 13 साल तक का है। ये इसमें थर्ड स्टेज जो है इसकी वो है अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखता, यानी कि गुड बॉय गुड गर्ल, जो इसकी परंपरागत स्तर में होगी सेकेंड स्टेज में। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी अच्छा लड़का या लड़की बनना चाहता है, यानी कि अच्छा बनने के लिए कोई काम करना दूसरे के नजर में, या फिर जैसे कि किसी के अप्रूवल के लिए कि वो उसको शाबाशी देगा, ये काम हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमें शाबाशी चाहिए अप्रूवल के लिए। जैसे क्या होता है कि रिपोर्ट कार्ड में अच्छा नंबर लाना है क्योंकि उससे क्या होंगे? पेरेंट्स खुश हो जाएंगे। तो अगर रिपोर्ट कार्ड में अच्छा नंबर लाना है, वो ये काम अच्छा करेगा क्योंकि उससे माता पिताजी खुश हो जाएंगे या टीचर्स उसको शाबाशी देंगे। तो वो जो भी स्टेज होता है ये थर्ड स्टेज में आता है, गुड बॉय और गुड गर्ल में। फोर्थ स्टेज कौन सा होता है? कानूनी और व्यवस्था उन्मुखता, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। ये किस में आता है? ये भी कन्वेंशनल लेवल में आता है कि कोई भी चीज को, यानी कि रूल्स आर रूल्स, रूल्स आर रूल्स। ये जो है आप कोई भी काम को इसलिए करेंगे क्योंकि रूल जो है वो ब्रेक नहीं कर सकते हैं आप। रूल जो भी गवर्नमेंट के बनाए हुए हैं या फिर जो भी स्कूल के बनाए हुए रूल हैं उनको ब्रेक नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए अगर रूल ब्रेक नहीं हो रहा है तो वो आएगा लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन में, यानी कि सेकंड लेवल के कन्वेंशनल लेवल में। आगे बढ़ते हैं हम थर्ड लेवल पे, तो वह है उत्तर परंपरागत स्तर, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। 13 वर्ष से ऊपर तक का ये होता है, 13 ईयर से अबव जितना भी आएगा ये थर्ड लेवल में आएगा, उत्तर परंपरागत स्तर। इसमें जो फिफ्थ स्टेज है वो है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। तो इसमें क्या होता है? इंडिविजुअल राइट्स के बारे में बात होती है। इंडिविजुअल राइट, इंडिविजुअल राइट्स। तो इंडिविजुअल राइट्स के बारे में बात हो रही है, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इंडिविजुअल राइट के बारे में बात होती है जिसमें कि फिफ्थ स्टेज होता है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, यानी कि नियम सही होते हैं लेकिन परंतु किसी भी जरूरत के लिए वो बदला भी जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं उधर रास्ते से जा तो रहा था लेकिन वहां पे उस रास्ते से मुझे नहीं जाना था, ऐसा नियम है, लेकिन मैं चला गया क्योंकि वो मेरी जरूरत थी। तो यानी कि नियम तो सही है। तो इसमें क्या होगा कि नियम सही है, नियम सही है लेकिन किसी जरूरत के लिए बदला भी जा सकता है, बदलना। लेकिन वो जरूरत क्या होती है? खुद के लिए। खुद के लिए अगर आप किसी पर्सनल चीज के लिए अगर नियम को बदल रहे हैं, उसके विरुद्ध कोई काम कर रहे हैं, तो ये आपका फिफ्थ स्टेज में आएगा सामाजिक अनुबंध उन्मुखता में। लेकिन अब आप सिक्स्थ स्टेज में अगर देखते हैं तो यहाँ पे सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है, यानी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। ये आपका जो सिक्स्थ स्टेज है वो इसी की तरह है कि आप अपने सेल्फ चूजन प्रिंसिपल के लिए काम करेंगे कि कुछ अपने नियम, या फिर जैसे कि गवर्नमेंट के भी खिलाफ आप जाके किसी बात के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन तो किस चीज के लिए? खुद के लिए नहीं, आप समाज के लिए, समाज की अच्छाई के लिए कोई लड़ाई लड़ रहे हो, उसके लिए आप कुछ आगे बढ़े हो। तो ये स्टेज जो आपका होगा वो सिक्स्थ स्टेज होगा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। यानी कि फिफ्थ स्टेज में भी आप नियम के विरुद्ध जाएंगे लेकिन खुद के लिए,
जैसे कि मान लीजिए कि आपको इनकम टैक्स नहीं जमा करना है, कि आप कहेंगे कि भाई हम इनकम टैक्स नहीं जमा करेंगे, जो कि गलत बात है। तो अगर आप इनकम टैक्स नहीं जमा कर रहे हैं, उसके लिए लड़ रहे हो, तो आप इस स्टेज में हैं। लेकिन तो अगर आप किसी रोड बनवाने के लिए या किसी समाज की भलाई के लिए लड़ रहे हैं, तो वो 6th स्टेज होगा, यानी कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। तो ये कोलबर्ग के जो तीनों लेवल हैं, वो जैसे ये आपको प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज होगा, जिसमें पहला स्टेज है दंड और आज्ञा, दूसरा है आपका यांत्रिक सापेक्षिक उन्मुखता, तीसरा है अच्छा लड़का और लड़की, चौथा है कानून और व्यवस्था उन्मुखता, पांचवा आपका है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, और छठवां है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। यानी कि जो ये नीचे पहला है दंड और आज्ञा, आप किस लिए कार्य करेंगे, क्योंकि आपको पनिशमेंट से बचना है। पनिशमेंट से बचने के लिए आप कोई काम कर रहे हैं, किसी और बात के लिए नहीं। तो पनिशमेंट से जो बचना होगा वो आएगा इसमें फर्स्ट स्टेज में, दंड और आज्ञा में। सेकंड क्या है, यांत्रिक सापेक्षिक उन्मुक्ता, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्टिक इंडिविजुअलिज्म, यानी कि किसके लिए आएगा, ये टिट फॉर टैट के लिए आएगा, कि मतलब जैसा आपने मेरे साथ किया है ये उसके लिए हो जाएगा। अच्छा लड़का लड़की, यानी कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं किस लिए, क्योंकि आप एक अच्छा लड़का लड़की बनना चाहते हैं किसी अप्रूवल के लिए। अगर आप अप्रूवल के लिए काम कर रहे हैं तो ये गुड बॉय और बैड बॉय होगा। कानून और व्यवस्था उन्मुखता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, कि आप कोई भी रूल्स आर रूल्स है, किसी भी कीमत पे रूल्स को बदला नहीं जा सकता है, ये आपका फोर्थ स्टेज होगा। फिफ्थ स्टेज क्या होगा, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, कि नियम तो सही है लेकिन आप उसे खुद के लिए बदल रहे हैं, तो वो आपका फिफ्थ स्टेज होगा। सिक्स्थ स्टेज क्या होगा, कि नियम सही है लेकिन आप उसे बदलना चाहते हैं, क्योंकि आप समाज के लिए कुछ अलग करना चाहते हैं, समाज की भलाई के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा थर्ड लेवल का सिक्स्थ स्टेज। अगर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करते हैं तो हमारा क्वेश्चन होगा, क्या निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा दिए गए सिद्धांत में शामिल नहीं है, पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर, अपारंपरिक स्तर या पूर्व पारंपरिक स्तर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा, अपारंपरिक स्तर ये कोलबर्ग ने नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं कि लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार 7 से 8 वर्षीय बच्चे में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है। तो 7 से 8 साल का बच्चा किस में आएगा, तो मैंने आपको भी बताया था कि जो 4 से 10 साल का बच्चा होता है वो फर्स्ट लेवल में आता है, यानी कि प्री कन्वेंशनल लेवल में आता है। तो अगर वो कोई काम कर रहा है तो वो किस हिसाब से काम करेगा, वो पनिशमेंट से बचने के लिए काम करेगा, यानी कि दंड और आज्ञा पालन। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा, यानी कि वो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन स्टेज में है 7 से 8 वर्ष, क्योंकि 4 से 10 साल जो है ये आपका फर्स्ट स्टेज होता है, 10 से 13 ये आपका सेकेंड स्टेज होता है, और 13 से अबव जो है ये आपका थर्ड लेवल होता है। यानी ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकेंड लेवल है, और ये आपका थर्ड लेवल है। तो इसका जो ऑप्शन ये दंड और आज्ञा पालन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप मेरे लिए ये काम करें मैं भी आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोलबर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आता है, अच्छा लड़का लड़की, सामाजिक अनुबंध, दंड और आज्ञा उन्मुखीकरण या सहायक उद्देश्य उन्मुखीकरण। तो अच्छा लड़का लड़की तो ये है नहीं, क्योंकि ये टिट फॉर टैट की बात कर रहा है। तो टिट फॉर टैट जो है वो सेकंड स्टेज में आता है, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन, यानी कि सहायक उद्देश्य उन्मुखीकरण इसमें आता है, क्योंकि दंड और आज्ञा में तो ये है नहीं, यहाँ पे दंड की कोई बात हो नहीं रही है, समाज की भलाई के लिए भी कोई बात नहीं हो रही है, और ये किसी के अप्रूवल के लिए बात नहीं हो रही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेव वाइगोस्की के बारे में, जो कि मैंने आपको कल ही कराया था। लेव वाइगोस्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, स्वयं से संवाद करने की जो क्रिया है उसको क्या कहा जाता है। तो उच्च स्वर में वार्ता नहीं, पाड़ को क्या कहते हैं हम, स्कैफोल्डिंग ये भी नहीं, स्व केंद्रीकरण ये भी नहीं, निजी संवाद यानी कि निजवाग प्राइवेट स्पीच, इसके बारे में लेव वाइगोस्की ने बात की है। आंसर नंबर 4 आपका करेक्ट है। तो 3 तरीके के जो संवाद है इसके बारे में वाइगोस्की ने बात की है, कौन कौन सी है, सोशल स्पीच,
ये मैंने आपको कल ही कराया था, आप एक बार पूरा थियरी अच्छे से वीडियो देख लीजिएगा जाके। दूसरा है प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट स्पीच। और तीसरा क्या है, साइलेंट इनर स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच। तो ये 3 तरीके के स्पीच हैं जिसके बारे में वागोस्की ने बात की है। सोशल स्पीच मतलब कि सामाजिक वाक, प्राइवेट स्पीच यानी कि निज वाक, और साइलेंट इनर स्पीच यानी कि मौन अंतर्वाक। जो सोशल स्पीच होता है ये कब से स्टार्ट होता है, 2 ईयर से स्टार्ट होता है। प्राइवेट स्पीच कब से, 3 ईयर से स्टार्ट होता है, जब बच्चा खुद को सेल्फ रेगुलेशन यानी कि सेल्फ टॉक कर रहा हो, खुद को बता रहा हो कि ये काम मुझे करना है, ऐसे करना है। और साइलेंट इनर स्पीच ये कब से शुरू होता है, तो ये 7 साल के बाद से शुरू होता है, जब बच्चा मन में ही कोई बात कर रहा हो कि मुझे आगे क्या करना है, कैसे कॉपी बनानी है, क्या नोट्स लिखने हैं, तो इसके बारे में जब वो बात कर रहा हो, मतलब मन में बात कर रहा हो बिना बोले, तो वो साइलेंट इनर स्पीच में आता है, जो कि 7 साल से शुरू होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है थियोरी ऑफ अटैचमेंट, जो कि दिया है किसने, जॉन बॉल्बी ने दिया है। लेकिन इसके पहले अगर हम कोलबर्ग के उसके बारे में बात कर लें, तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है वो कि क्या है। तो कोलबर्ग की थियोरी के ना क्रिटिसिज्म भी थे, उसमें जो क्रिटिसाइज किया गया था उसका रीजन क्या था, तो उसका रीजन ये था कि वो जेंडर बायस्ड थे। तो किसकी थियोरी जो थी वो जेंडर बायस्ड थी, तो जेंडर बायस थियोरी दी थी कोलबर्ग ने, ये आपको याद रखना है। ये सारे कल्चर्स पे भी नहीं लागू होती, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल इन ऑल कल्चर्स। ये भी हम साथ में जान लेते हैं कि अगर क्रिटिसिज्म के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप यहाँ पे इसको कर सकें कि वो जेंडर बायस था, जेंडर बायस इनकी थियोरी थी, बायस्ड सैंपल्स थे। इसमें ये नहीं पता है कि पुरुष या महिला किसके सैंपल के बारे में बात हो रही है, या ज्यादातर पुरुष के बारे में बात हो रही है, इसलिए इसको जेंडर बायस्ड या फिर बायस सैंपल की वजह से ये क्रिटिसिज्म हुआ इसका। जो आगे हम थियोरी करने वाले थे वो है थियोरी ऑफ अटैचमेंट, जिसको दिया है जॉन बॉल्बी ने। यह थियोरी जो अटैचमेंट से रिलेटेड है, तो जॉन बॉल्बी का मानना था कि शुरुआती बॉन्ड जो होता है, जो केयर गिवर से मिलता है, वो पूरी लाइफ इम्पैक्ट करता है, यानी कि पूरी लाइफ, जॉन बॉल्बी का ऐसा मानना था कि पूरी लाइफ इम्पैक्ट करेगा। जैसे मदर हु इज अवेलेबल एंड रिस्पॉन्सिव टू द infants needs establish a sense of security in their children, यानी कि जो भी सिक्योरिटी है बच्चे को, वो उसकी माँ से मिल रहा है, जहां से भी मिल रहा हो, वो अटैचमेंट के बारे में बात है, जो कि एक सिक्योरिटी होती है। एक किसी भी जो इन्फेंट है, जो भी बच्चा है, जो शुरुआती समय में वो जिसके साथ भी रह रहा है, उसके साथ वो अटैचमेंट उसका बन जाएगा। तो 4 फेजेस ऑफ अटैचमेंट डेवलपमेंट के बारे में जॉन बॉल्बी ने बात की है। प्री अटैचमेंट फेज जो है ये इनका पहला फेज है, जो कि बर्थ से 6 हफ्ते यानी कि बर्थ से 1.5 महीने तक का ये टाइम होता है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा उस समय क्या कर रहा होता है, ग्रास्पिंग, चीजों को पकड़ना सीखता है, या फिर क्राइंग, रोता है, अपनी जो भी बातें हैं वो किस तरीके से समझाता है, इसी तरीके से समझाता है। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि उस समय क्या होता है, बच्चे माँ की आवाज, स्मेल, फेस को पहचानना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अभी तक वो माँ से पूरी तरीके से अटैच्ड नहीं हुए हैं, और उनके पास स्ट्रेंजर से कोई भी तरह का खतरा या डर उन्हें नहीं महसूस होता है इस समय में, क्योंकि वो किसी को भी ठीक तरीके से पहचान नहीं रहे होते हैं। वो सेंस अभी उनके अंदर डेवलप नहीं हुआ होता है। किसमें, प्री अटैचमेंट फेज में, यानी कि जो भी बर्थ से 1.5 महीने का वक्त होता है, उसमें वो माँ को भी नहीं पहचान रहा होता है, और स्ट्रेंजर से भी उसे कोई डर नहीं लगता है। नेक्स्ट जो सेकंड फेज है वो है इनडिस्क्रिमिनेट अटैचमेंट, यानी कि 6 हफ्ते से 7 महीने तक का समय होता है, जो कि रिस्पॉन्ड मोर पॉजिटिवली टू द प्राइमरी केयर गिवर। जो भी केयर गिवर होता है, चाहे वो माँ हो या फिर मान लीजिए कोई नैनी ही है, उसके लिए वो ज्यादा रिस्पॉन्ड करने लगते हैं बच्चे, क्योंकि वो उस वक्त से समझने लगते हैं चीजों को। तो स्ट्रेंजर्स और फैमिली में अंतर करने लगेगा, जो भी बच्चे के साथ में रह रहा हो और जो भी स्ट्रेंजर्स होगा, यानी कि इस जो भी 1.5
महीने तक के बच्चे को लेगा तो बच्चे किसी भी अनजान आदमी के पास जाके रोएंगे नहीं उस तरीके से, क्योंकि उस तरीके का फियर डेवलप नहीं हुआ होता है। लेकिन 6 हफ्ते के बाद से 7 महीने के बीच में बच्चे जब अपने प्राइमरी केयर गिवर से अलग होते हैं तो वो अलग तरीके से बिहेव करते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेंजर्स और फैमिली में अंतर करने लगेंगे। थर्ड स्टेज कौन सा होता है? डिस्क्रिमिनेट अटैचमेंट। ये कब से कब तक का है? तो 7 महीने से 11 महीने के बीच में ये डिस्क्रिमिनेट अटैचमेंट होता है। जैसे स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, जो भी, या अगर उसके साथ पूरे टाइम उसकी माँ रह रही है तो उसके साथ उसका स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो जाएगा, या उसकी कोई नैनी रह रही है या दादी, कोई भी जो भी उसके साथ पूरे टाइम रह रहा हो उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील करने लगेगा, और उनसे अलग होने पे वो रोने लगेगा या डर महसूस करेगा। डर ही उस समय बच्चा रो के ही दिखा सकता है, तो उस समय वो उस बात का रिस्पॉन्स करने लगेगा जब वो स्पेसिफिक इंडिविजुअल से अलग होगा। कौन से मंथ में? 7 to 11 मंथ में, डिस्क्रिमिनेट अटैचमेंट फेज में, जिसे हम सेपरेशन एंजाइटी कहते हैं फ्रॉम प्राइमरी अटैचमेंट फिगर से। यानी कि जब भी वो अपने प्राइमरी अटैचमेंट जो भी उसके साथ है शुरू से लास्ट तक, बच्चा जब से जन्म लिया है उसके साथ जो हमेशा रहता है उसके साथ साथ, वही उसका प्राइमरी अटैचमेंट उससे हो जाता है। और सेपरेशन एंजाइटी जो होता है वो इसी समय फील होता है। सेपरेशन एंजाइटी जो है इसके बारे में सीटेट ने कई बार क्वेश्चन किया है कि ये कौन से मंथ में डेवलप होता है, तो ये 7 to 11 मंथ में डेवलप होता है, थर्ड फेज में डिस्क्रिमिनेट अटैचमेंट में, जॉन बॉल्बी के हिसाब से। फोर्थ स्टेज अब के बारे में हम बात करते हैं जिसमें होता है मल्टीपल अटैचमेंट, यानी कि बच्चे दूसरे से भी जुड़ने लगेंगे, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स, ओल्डर सिबलिंग, ये इन सबके साथ भी बच्चे अपने अलग अलग खेल खेलते रहते हैं, मिलते हैं, अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। वो दादी के साथ है, नाना के साथ है, सबके साथ अलग अलग बॉन्ड बना रहे होते हैं, वो दूसरों के साथ भी जुड़ने और मिलने लगते हैं। फैक्टर्स क्या हैं कि दैट इन्फ्लुएंस अटैचमेंट? तो सबसे पहले जो होता है कि बच्चे जिनके प्राइमरी केयर गिवर नहीं होते हैं, जैसे कि जो बच्चा अनाथ आश्रम में पल रहे हैं, उनमें सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलपमेंट नहीं होगा, उनमें ट्रस्ट डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि उनका कोई प्राइमरी केयर गिवर नहीं होता है। वहां पे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके लिए कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन कोई प्राइमरी केयर गिवर नहीं होता है, इस वजह से उनमें जो है सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये फैक्टर्स हैं जो अटैचमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। आगे जो हम पढ़ेंगे कल के क्लास में वो होगा एरिक एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट के बारे में, मनोसामाजिक बारे में। तो एरिक्सन जो थे, अगर मैं एरिक्सन के बारे में मोटा मोटा आपको बताऊं तो एरिक्सन, इन्होंने कौन सी थियरी दी थी? तो मनोसामाजिक थियरी इन्होंने दी थी। एरिक्सन जो थे वो कौन थे? जर्मन अमेरिकन ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने मनोसामाजिक के बारे में बात की थी। और इन्होंने कितने स्टेजेस टोटल दिए हुए हैं? तो इनके एरिक्सन के टोटल 8 स्टेजेस हैं, जिसको मैं कल की क्लास में आपको कराऊंगी। तो साइको सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात की है एरिक एरिक्सन ने। किसके बारे में बात की है? साइको सोशल डेवलपमेंट के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप आगे पूरी थियरी को अच्छे से समझना चाहते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को करना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। इस चैनल पे आपको सभी सीटेट की तैयारी कराई जाएगी पूरी तरीके से। मैं थियरी भी कराऊंगी और साथ में आपको क्वेश्चंस भी आगे प्रैक्टिस कराऊंगी, जिससे आपके पेपर में आपको अच्छे नंबर मिले। जिस तरीके से मैंने अपनी जिस भी तैयारी से नंबर गेन किए हैं वो सारी तैयारी मैं आपको कराऊंगी। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करनी होगी। अगर आप कोई थियरी है जो आपको समझ में नहीं आ रही है या किसी तरीके के क्वेश्चंस को आप करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।